नमस्कार, एमडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारा खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति को लेकर कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ही मातृशक्ति का सम्मान करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया है। इससे साफ होता है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसने महिलाओं को सम्मान दिया है। हमारा उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है। उत्तराखंड राज्य बनाने में हमारे यहाँ पर मातृशक्ति को हमेशा से सम्मान दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति के लिए सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था हमारी ही सरकार में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसके बाद अभी विधानसभा की अध्यक्ष भी हमारी रितु खंडूरी जी बनी है, वो भी मातृशक्ति की प्रतीक है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली विधानसभा की स्पीकर है और राज्यसभा में भी पहली महिला कल्पना सैनी जी को जो उनका पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी के रूप में चयन किया है, ये हमारे लिए मातृशक्ति का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी हमेशा उनके कार्यक्रमों में, उनके आगे के निर्णयों में, उनके प्रस्तावों में हमेशा मातृशक्ति को सम्मान देने की बात होती है। इसलिए उन्होंने देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी शुरू किया और मातृशक्ति को आगे लाने का काम भी हो रहा है। 31 तारीख को उपचुनाव की वोटिंग होनी है सर, इसलिए आप जनता को नहीं, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार चंपावत के लोग एक इतिहास बनाएंगे। इतिहास बनाने के लिए आगे आएँ और 100% मतदान में भाग लें। सभी लोग अपने घरों से निकलें और इस दिन को मतदान उत्सव दिवस के रूप में मनाएं। तो वहीं आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री चंदन रामदास ने सरकारी सहायता प्राप्त बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसे मदरसों द्वारा शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली गई तो सरकार इन मदरसों को बंद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें से 192 मदरसों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायता दी जाती है। मंत्री ने कहा कि बीते दिन उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक ली और जिसमें प्रदेश में कई मदरसों के बिना मान्यता के चलने की बात सामने आई है। देखिए, पूरे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसों को हम सरकारी सहायता दे रहे हैं। मैंने बीच में विभाग की समीक्षा की है और विभाग की समीक्षा में ये पाया है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यदि कक्षा 5 तक का बच्चा मदरसों में पढ़ेगा और उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो हम जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं। यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में मैं शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही है। तो सोमवती अमावस्या पर स्नान पर्व आज रविवार को है और जिसको लेकर तड़के से हरिद्वार के गंगा घाटों पर स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं संभावना जताई गई कि आज हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु पूर्ण की डुबकी लगाने पहुंचे थे। वहीं स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की थी। देखिए, कुंभ 2021 के बाद ये पहला बड़ा स्नान हुआ है हरिद्वार में, क्योंकि कांवड़ पे तो प्रतिबंधित था कोरोना की वजह से। ये पहला कांवड़ मुक्त, कोरोना मुक्त स्नान हुआ है और अभी तक मेरा अनुमान है कि 15 लाख यात्री श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और दिन भर की संख्या जो है 35-40 लाख के आसपास जाएगी। कितने जोन में बांटा गया है? हमारी पुलिस व्यवस्था इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है। 5 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टर में हमने पुलिस व्यवस्था को बांटा है और कुल मिलाकर के लगभग 2000 के करीब पुलिसकर्मी जो है सिर्फ हरिद्वार क्षेत्र में इसको भीड़ को मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं। कोई इस टाइम तक व्यवस्था अच्छी है? इस टाइम कोई दिक्कत तो नहीं?
स्नान करते थे? व्यवस्था बिल्कुल बहुत अच्छी है। भीड़ है। कल जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का वो रश था, क्योंकि आने वाले थे, और उसको भी हमने अच्छे से मैनेज किया है। कोई बड़े जाम की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। और आज क्राउड जो मॉर्निंग में थी, हर की पैड़ी पे बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए हमें लोगों को एक तो रात को ही 12 बजे से उठा करके जो घाटों पे सो रहे थे स्नान करवाना पड़ा, और दूसरा जो 5 और 6 बजे जो पीक टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम हमें लोगों को हर की पैड़ी से डाइवर्ट भी करना पड़ा दूसरे घाटों पे, रिक्वेस्ट करके कि भाई आप जो है, सभी लोग 100% आदमी हर की पैड़ी पे नहीं आ सकता है, इसलिए वो आसपास गंगा जी के किलोमीटर्स लंबे, कई किलोमीटर लंबे घाट बने, उनमें भी स्नान कर सकते हैं। तो वहीं वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को और अभिभावकों को खो चुके नाबालिग बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत चयनित बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम हुआ। और आपको बता दें कि इस दौरान देश भर में अल्मोड़ा के जिलाधिकारी वंदना ने जनपद के 9 चयनित बच्चों को योजना से जुड़े दस्तावेज और प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को भेजा स्नेह पत्र प्रदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप को भी वर्चुअली और डिजिटली ट्रांसफर किया। पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत आज पूरे देश में ही ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खोया है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया गया। अल्मोड़ा जनपद के 7 बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ भी कनेक्ट किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्नेह पत्र भेजे गए हैं उनका वितरण भी संबंधित बच्चों को किया गया है। सभी बच्चों के साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए राज्य की एक महिला को राज्यसभा जाने का मौका दिया है। बता दें कि बीजेपी ने डॉक्टर कल्पना सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कल्पना उत्तराखंड सरकार के पिछड़े आयोग के अध्यक्ष हैं और खास बात यह है कि इस बार राज्यसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी के केंद्रीय नेता पीयूष गोयल का नाम लिस्ट में था, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए एक ऐसा नाम राज्यसभा के लिए घोषित किया जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी। और वहीं डॉक्टर कल्पना सैनी ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। और अगर मुझे आज प्रथम महिला के रूप में राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो मैं अपने कार्यों को ऐसा रखना चाहूँगी जिससे कि जो है मेरी आने वाली पीढ़ियों में महिलाओं को भी और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी के लिए भी मैं उदाहरण बन सकूं। मुझे ये लगता है कि मेरा संगठन तो आज मेरे साथ थोड़ी किया है, हमारी राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य जी, उनके साथ भी ये हुआ था। और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें पता भी जो है शपथ लेने के जाते समय चलता है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो मेरे संगठन के लिए सारी बातें नहीं हैं। संगठन सदा अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। मैं अपने संगठन की साधारण कार्यकर्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं और साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल और घटती छात्र संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब जिम्मेदारों से पटरी से उतरती शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया जाता है तो या तो वह इससे बचते नजर आते हैं या फिर गोलमोल जवाब दिया जाता है।
हाल ही में शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है और बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं और यही नहीं, कई और स्कूलों पर बंदी की तलवार लटकी है। और लेकिन सरकार के नुमाइंदों को जनहित के इन मुद्दों में अब कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखती और सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या का घटना, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में छात्र संख्या का बढ़ना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुद शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या शून्य हो चुकी है, ऐसे स्कूलों को निश्चित रूप से बंद किया जाएगा। मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज शिक्षक की कोई कमी नहीं है। कहा कि छात्र संख्या बढ़ने के बाद 104 नए कॉलेज संचालित किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि देश में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं, जहाँ छात्र संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अगर जिस गांव में एक भी छात्र नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ का स्कूल बंद होगा, लेकिन अगर कहीं एक भी छात्र है तो इस स्कूल बंद नहीं। मान्यता दे दी जा रही है, कहीं वो ये कारण तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार क्वालिफाइड टीचर है। देखिए, मैंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अब टीचरों की भी कमी नहीं है और छात्रों की भी कमी नहीं है। और अगले 1-2 साल में आप देखना कि सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या जो है लगभग 20% और बढ़ जाएंगे। निजी विद्यालयों की जहाँ तक बात है तो हमने सरकार ने एक आदेश किया है कि 25% गरीब बच्चों को उनको पढ़ाना पड़ेगा, एक गांव उनको गोद लेना पड़ेगा और अच्छे क्वालिटी के टीचर उनको रखने पड़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आज भी जो है लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम पे टीचरों की भी कमी नहीं है और अच्छे टीचरों। तो अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों के, जहां पर उत्तराखंड के गदरपुर में आय प्रमाण पत्र में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बता दें कि उप शिक्षा अधिकारी द्वारा तहसीलदार को आरटीआई के तहत प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों में की सत्यापन के लिए भेजा गया था और तहसीलदार द्वारा की गई सत्यापन रिपोर्ट में आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। वहीं इस मामले में तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 15 आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। प्रमाण पत्रों के संबंध में 3 सदस्य कमेटी की गठित की गई और जिसमें से कानूनगो पटवारी पोर्टल सहायक को नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा फर्जी पत्र बनवाए जाने वाले अभिभावक को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सर, कुछ आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की सूचना आई है, जिसमें राइट टू एजुकेशन तहत आवेदन किया गया था। क्या है पूरा? ये पूरा प्रोग्राम जो है, जो आय प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के वहाँ से छाया प्रतियाँ प्राप्त हुई थी, जिन उनके द्वारा कहा था कि ये संदिग्ध है, इनकी दोबारा से जांच कराई जाए। तो हमारे वहाँ से जो प्रमाण पत्र जारी हुए थे, उन प्रमाण पत्रों का हमने जो है मिलान किया तो उसमें 15 प्रमाण पत्र जो है एडिट किए हुए पाए गए, जो इस प्रकार से फर्जीकरण में किया गया है। तो उनकी सूचना हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी है कि उनको जो है इन प्रमाण पत्रों को फर्जी मानते हुए इसमें शामिल न किया जाए। इसके अतिरिक्त ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा एडिट किए गए, किसके द्वारा फर्जीकरण किया गया, इसके संबंध में कमेटी गठित की गई है और कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट या विधिक कार्रवाई। तो विश्वनाथ जगदीशुला डोली आज अल्मोड़ा पहुंची और आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध चुताई मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और जिसके बाद यात्रा
सिद्धनौला से मुख्य बाजार होते हुए ऐतिहासिक नंदो देवी मंदिर पहुंची। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विश्वनाथ जगदीशिला यात्रा 2 साल से नहीं हो पाई थी और इस कारण यात्रा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जगदीशिला यात्रा आज 23 वर्ष में प्रवेश कर रही है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति को कायम करना और देव संस्कृति को जिंदा रखना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तीर्थटन प्रदेश बने, इसके लिए 1000 शक्तिपीठों के चिन्हीकरण, 1000 संस्कृत विद्यालय और ध्यान केंद्र बनाने का संकल्प है। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा प्रतिवर्ष 2 साल छोड़ करके, कोरोना काल को छोड़ करके ये 23वें वर्ष में यहाँ पर आई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहे। हमारे 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, उनके अलावा पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, हर जनपद में, हर घाटी में, हर चोटी में। तो 1000 शक्तिपीठों का चिन्हीकरण का ये संकल्प है और साथ ही जो हमारा प्रदेश है उसको देवभूमि का दर्जा मिला है, तो ये तीर्थाटन प्रदेश बने, इस विषय पर ये यात्रा आज 23। तो वही जनपद टिहरी के NH58 पर आज सुबह 7 बजे के लगभग एक कार देवप्रयाग के आगे सैनिक होटल के पास सड़क से करीब 15 मीटर नीचे पलट गई और जिसमें पति पत्नी और एक बेटा सवार था। आपको बता दें कि देवप्रयाग पुलिस के मुताबिक तीनों चमोली से सुबह 4 बजे चलकर देहरादून अपने गृह प्रवेश में जा रहे थे और इस घटना में पति पत्नी घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग ले जाया गया और वहां पत्नी की चमोली में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि घायलों में भूपेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह रावत भू कानून की मांग को लेकर पटेल नगर में BSNL के टावर पर चढ़ गए और वह लगातार ऊपर से पर्चे फेंक रहे थे। उनकी टावर पर चढ़ने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया और जिसके बाद पुलिस फोर्स, अग्निशमन दल की गाड़ी और एम्बुलेंस को यहां लगाया गया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह रावत पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। यहाँ पे सुरेंद्र सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति जो है वो भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर टावर पर चढ़ गए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए और उनकी मांग को जब तक उनकी मांग नहीं मानेंगे तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे पुलिस के पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और हम लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये नीचे उतर जाए और इनकी जो भी बात है, हम इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो भी बात है इसको सक्षम स्तर पर पहुँचा दिया जाएगा। इसी के साथ हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाए। मैडम, जिस तरह BSNL के टावर पर चढ़ा है, BSNL का ऑफिस भी है मुख्य, तो इसमें पूर्व में ही इसमें हमने सारे जितने भी थाने थे हैं उनको पूर्व में ही निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी इनके क्षेत्र में जितने भी टावर हैं या पानी की टंकी हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई टावर पे या कोई पानी की टंकी पे न चढ़ने पाए। लेकिन इसमें जो BSNL का जो इसमें है टावर में आज व्यक्ति चढ़ा है, इसके संबंध में BSNL से भी जवाब दिया जाएगा कि इसकी सुरक्षा होते हुए भी। तो बीते साल अक्टूबर माह में आई दैवीय आपदा से काठगोदाम बैराज से गोलापार क्षेत्र में जाने वाले सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिसके बाद गोलापार क्षेत्र के किसानों के सामने सिंचाई का संकट हो गया था। तो वहीं अगर बात की जाए तो किसानों द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसानों की परेशानी का हल नहीं निकल सका। वहीं अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से क्षतिग्रस्त नहर का निरीक्षण किया और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने काठगोदाम से गोला बैराज से निकलने वाली नहर से लेकर लीसा फैक्ट्री के पास तक सिंचाई नहर को बारीकी से देखा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि गोलापार क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। गोलापार में जो नहर का नेटवर्क है, ये पिछली बार जब आपदा आई थी 2021 में, तो उसमें इसका लगभग 70 मीटर का सेक्शन बह गया था और वर्तमान में जो ब्रिटिश कालीन इसका सेक्शन है जो अंडरग्राउंड है उसके माध्यम से सिंचाई हो रही है, लेकिन उसमें हम पानी का इतना फ्लो नहीं दे सकते जो कि नए नेटवर्क से दिया जा सकता है। तो फ़िलहाल जो काठगोदाम ब्रिज के पास कुछ डैमेजेस हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ से कुछ धनराशि अनटाइड फंड से दी थी ताकि इसमें जितना क्यूसेक पानी अभी चल रहा है कुछ बढ़ा के हम दे सकें। वो फिर भी एक टेम्प्रेरी एक तरीका है
इसका जो फुल टाइम तरीका तो यही है कि जिस सेक्शन में वॉश आउट हो गया है उस सेक्शन में या तो नए सिरे से हम नहर बना दें या फिर उसमें उसको हम जो खतरे वाला पोर्शन है उसको बाईपास करते हुए पाइप्स के माध्यम से इसको भेजें। तो इसी को लेके 5 करोड़ का एस्टिमेट इरिगेशन की ओर से है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट है। इसमें काम करवाए जाने की आवश्यकता है। इसमें तो लालकुआं कोतवाली में बिंदुकता क्षेत्र में ज़मीनी मामले को लेकर मौके पर पहुंचे बिंदुकता चौक के इंचार्ज मनोज कुमार और अधिवक्ता एसडी जोशी के बीच विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई और जिसके बाद पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट, गाली गलौज सहित धमकी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लगभग 1:30 बजे की बात है। बिंदुकता चौकी इंचार्ज एक शिकायती पत्र की जांच में घटनास्थल पर गए थे। वहां दोनों पक्ष पहले से लड़ाई झगड़ा होने की आशंका थी, जिसके मद्देनज़र काफ़ी फोर्स भी लेके गए थे। इसी उपरांत कुछ लोग, अन्य लोग, 4-5 लोग जिनका उस विवाद से कोई मतलब नहीं था, है ना, वहां आए और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही की गई है ना। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया, जो आवश्यक कार्रवाई होगी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सी धारा? 353, 504, 506। पक्षियों का कृषि भूमि को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें कि एक पक्षी जो है पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंचा और दूसरे पक्षी की लगी हुई फसल को कटवा रहा था, और जिसका कि एक मामला जो है हल्द्वानी न्यायालय में लंबित है, सिविल का मामला। तो उन्होंने ये कहा, जो है एडवोकेट वहाँ पर पहुँचे एसडी जोशी, और उन्होंने ये कहा कि आप इसमें जो है जो दखल मत दीजिए, ये मामला आगे चल रहा है। तो इतना कहना कि जो पुलिस ने उनके साथ जो अभद्रता की और मारपीट की, तहरीर दी है कि इसको जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमा कायम होना चाहिए। ये मनोज चौधरी कौन है वो? ये चौकी इंचार्ज। वहीं तीर्थनगरी ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या के दिन त्रिवेणी घाट सहित सभी गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने इस पावन पर्व के दिन जमकर दान पुण्य किया और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। आज सुबह अमृत वेले से शुरू हुई गंगा स्नान अनवरत जारी है। तो वहीं मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और यूपी के श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक देखी जा रही थी। तो वहीं माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा के चरम पर होने की वजह से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंचे हैं और ऋषिकेश ही नहीं बल्कि मुनिकेरेती, लक्ष्मण झूला के गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ का नजारा देखा जा रहा है। इस वर्ष के सोमवती अमावस्या हमारे को आज के 30 मई में प्राप्त हुई है और नववर्ष के उसमें सोमवती अमावस के पावन पर्व पर विशेष करके पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि और पुष्पांजलि इत्यादि और माँ गंगा की आराधना की जाती है। सोमवती अमावस पितरों की बड़ी अमावस कहलाती है और आज के दिन स्नान पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे महाकुंभ में 12 वर्ष बाद स्नान का पर्व होता है, उसी प्रकार आज का पर्व माना जाता है। आज के दिन क्या दान पुण्य क्या किया जाता है? आज के दिन विशेष करके अन्नदान, चावल और क्या नाम प्रसाद में जैसे आपका भोजन है, भंडारे में ये चीज़ें दान की जाती हैं। वस्त्र दान किया जाता है पितरों के निमित्त। हाँ, मौनी अमावस है आज और आज का बहुत पवित्र स्नान होता है। क्या क्या किया आपने? जी, क्या क्या किया? हमने स्नान की, इसके बाद गंगा मैया का दीप जलाया और आचमन की, ये सब किया हम। दान पुण्य किया? जी, दान पुण्य। हाँ, दान पुण्य तो ऐसे हम देते ही रहते हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे अभी जा रहे थे हम, जैसे बद्रीनाथ, बिस्किट की पैकेट ले ली, जो साधु संत मिलते रहे उनको देते गए। यहाँ भी वैसे ही करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।